नमस्कार। चार बड़ी खबर में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज की पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां 27 जून को पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं। वहां वे सौगातों का पिटारा खोलेंगे। दूसरी बड़ी खबर भी राजधानी भोपाल से ही है, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ चुनाव से पहले सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे टिफिन बैठक को लेकर, जहां मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ निकाय चुनाव पर चर्चा की है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां ओपी राजभर ने बेटे की शादी समारोह में शक्ति प्रदर्शन किया। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को एक बार फिर भोपाल आ रहे हैं। पीएम मोदी यहां वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी के बूथ स्तर कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि वे 10 लाख बूथों को मध्य प्रदेश से संबोधित करेंगे, जिनमें से एमपी के 64,100 बूथ भी शामिल होंगे। इसी के साथ पीएम मोदी ने रोड शो के लिए भी अनुमति मांगी है। वीडी शर्मा ने बताया कि पीएम मोदी हमारे 64,100 बूथों पर हर कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेकर बूथ समिति को मध्य प्रदेश की धरती से संबोधित करेंगे। हमने डिजिटल बूथ बनाने का अभियान भी लिया है और इसमें ऐतिहासिक काम किया है। 38 लाख कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में डिजिटली नामांकित हैं, जो उस रैली में शामिल होंगे। देश भर के 10 लाख बूथ और उसके करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री भोपाल से संबोधित करेंगे। इससे पूर्व वो धार पहुंचेंगे और वहां से भोपाल आएंगे। वे वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ करेंगे। इसके बाद वे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश की जनता के लिए सौभाग्य का विषय है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 27 तारीख को भोपाल पधार रहे हैं। और ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के दौरे पर 27 तारीख को रहेंगे। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के देश भर के बूथों पर 10 लाख बूथों पर माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटल रैली जो करेंगे, उस डिजिटल रैली को माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर के चयनित 2,500 लोगों को भोपाल से संबोधित करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विवेक, 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल आगमन है और इस आगमन को लेकर के बातें ये आ रही हैं सामने की डिजिटली यानी कि वर्चुअल रूप से वो बूथ स्तर के 10 लाख बूथों को संबोधित करेंगे और चुनाव के लिए उन्हें तैयार करेंगे। जी, क्या जानकारी है और क्या तैयारियां हैं यहाँ भोपाल में? बिल्कुल निश्चित रूप से देवेंद्र जी, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तेज हो गई। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा 27 जून को अभी प्रस्तावित है और इसकी जानकारी आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दी है। और उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है मध्य प्रदेश के 2 जिलों में है। अगर हम बात करें तो धार पहुंचेंगे पहले और उसके बाद भोपाल पहुंचेंगे। और जो आपने सवाल किया है कि क्या कुछ वर्चुअली होने वाला है, किस तरीके से उनका संबोधन होगा, तो अगर हम बात करें तो देश भर के 10 लाख बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से संबोधित करने वाले हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के भी 64,100 बूथ शामिल हैं। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल से पूरे देश के 10 लाख बूथों पर संबोधित करेंगे। साथ ही जो वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है उसमें चयनित जो 2,500 युवा हैं उनको भी संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जब उनसे सवाल किया गया वीडी शर्मा से, प्रदेश अध्यक्ष से, कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी शंखनाद है, क्योंकि अगर हम बात करें इसके पहले 12 जून को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंची थी और उन्होंने चुनावी शंखनाद कांग्रेस का किया था। तो वीडी शर्मा ने स्पष्ट किया है और कि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा है, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात है और कहीं ना कहीं इसको चुनावी शंखनाद भी मान सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता के चहेते रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं चुनाव होना है देवेंद्र जी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है। इसके पहले के अगर हम दौरों की बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो सितंबर में अपने जन्मदिन के मौके पर कूनो नेशनल पार्क पहुंचे थे और वहां पर 8 से चीतों को रिलीज करने का काम किया था। और उसके बाद 11 अक्टूबर को अगर हम बात करें तो उज्जैन पहुंचे थे, जहां पर श्री महाकाल लोकार्पण किया था। ऐसे में कहीं ना कहीं अब लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश में दौरे देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी शंखनाद कह सकते हैं इसको। जी देवेंद्र जी। जी विवेक, एक सवाल और उठता है कि जैसे ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, लोगों को बूथ मजबूत करने की बात करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, और लोगों को जुटाने का एक युक्ति भी दे सकते हैं, लेकिन बार बार जब कोई बात आती है तो इसमें यह होता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक बताने का, समझाने का तरीका बताया जाता है। तो क्या इसमें अगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं, एक रैली कर रहे हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं को कुछ इस तरह का मंत्र दे सकते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से सही सवाल किया देवेंद्र जी आपने, कि जब वर्चुअली वह अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो चाहे वह केंद्र सरकार की हो और जिन राज्यों के कार्यकर्ता उसमें जुड़ने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो योजना है उसका जो क्रियान्वयन कितना हो रहा है इसको लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और केंद्र सरकार द्वारा चाहे युवाओं के लिए हो या महिलाओं के लिए हो या फिर बुजुर्गों के लिए हो या फिर किसानों के लिए हो, जो तमाम योजनाएं संचालित कर रही है उसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं ऐसे कार्यकर्ताओं को देंगे और कहीं ना कहीं उनसे अपील भी यही करेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचे। क्योंकि अगर हम बात करें देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और आगामी 2024 में लोकसभा के चुनाव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश के साथ साथ जो आगामी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होना है उस पर फोकस होने के साथ साथ जो अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होना है उस पर भी पार्टी का फोकस है। क्योंकि अगर हम बात करें तो आज भी दिल्ली में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें अगर हम बात करें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, साथ ही डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। और ऐसे में 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अहम माना जा रहा है, क्योंकि जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं और अब फिर एक बार 27 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं, भोपाल आने वाले हैं और बीजेपी का चुनावी शंखनाद करेंगे। अगर देवेंद्र जी एक और हम जानकारी दे दें आपको, तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वह भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। यानी कि जो जून का आखिरी सप्ताह रहने वाला है उसमें बीजेपी के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अगर हम बात करें तो 22 अक्टूबर को अमित शाह का भी बालाघाट दौरा प्रस्तावित है, 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भोपाल और धार का है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो 30 जून को वह खरगोन पहुंचेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश संगठन की यही कोशिश है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जाए और जो केंद्र सरकार की योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सरकार की योजना हो उनको जनता तक पहुंचाया जाए। क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी का अभियान भी चल रहा है, महाजनसंपर्क अभियान, उसके को लेकर भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं कि कैसे जनता के बीच पहुंचना है और कैसे पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करना है। इन तमाम विषयों पर प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो देखना होगा कि कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह होता है, किस तरीके का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं। जी देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए विवेक सिंह। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल दौरा है। यहां से वो वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कुछ टिप्स भी देंगे संगठन को मजबूत करने का और सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का, उनकी जानकारी में देने का। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता विवेक सिंह। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में चुनाव नवंबर में होने हैं। इससे पहले ही लगातार कांग्रेस कार्यालय में समाज और प्रकोष्ठों की बैठक की जा रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस जातिगत समीकरण बनाने में जुटी हुई है। इसी क्रम में पीसीसी में कोरी कोली समाज की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस कोरी कोली समाज समन्वय प्रकोष्ठ के प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश भर से कोरी कोली समाज के पदाधिकारी और समाज के लोग शामिल हुए, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में हर समाज के सहयोग से कांग्रेस
कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन जो समाज टिकट की मांग कर रहे हैं उनका सर्वे कराया जाएगा, इसके बाद ही उन्हें टिकट दिया जाएगा। वहीं कोरी कोली समाज के अध्यक्ष रघुवीर सिंह कोली का कहना है कि उनकी मांग 8 से 10 टिकट की है। मध्य प्रदेश में जहां कोरी कोली समाज के लोग ज्यादा हैं, वहां उन्हें टिकट दिया जाए। आज का संदेश इसलिए देने जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे समाज को हमारी कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं एक पीड़ा है। वो पीड़ा है क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तो निश्चित ही हम लोग, आज जब से देश आज़ाद हुआ है तो कांग्रेस पार्टी के लिए हमने हमेशा वोट के माध्यम से हमने काम किया है, और हम लोगों ने वोट के माध्यम से काम तो किया है, लेकिन हमारे आज भी एक भी एमएलए नहीं है। हमें बड़ा दुख का विषय है। कम से कम हमने 8 से 10 टिकटों की मांग की है उन माननीय कमलनाथ जी से। बुनकर आयोग का गठन के लिए भी हमने बात रखी है, तो हमने कई ऐसी मांगे रखी है, 5 मांगे रखी है। जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे को याद है 3 या 4 लोग मुझे मिले आपके समाज के, और उन्होंने मांगे रखी, मांगे थी कि भवन बनाइए, ये सब बातें थी, और मैंने उनसे कहा था मैं कोली समाज की पूरी मदद करूंगा। पर हमारी सरकार 15 महीने चली, अभी आप कह रहे थे 18 महीने, 15 महीने चली, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में, मेरे पास 11.5 महीने, और 14.5 महीनों में हमने अपनी नियत और नीति का परिचय दिया। 11.5 मैं बताना नहीं चाहता हूं कि कर्जा की बात, पेंशन की बात, बिजली की बात, तब 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। मुझे तो व्यवस्था में, एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन लाना था, और मुझे कोई संकोच नहीं कहने में। हमारे अधिकारीगण बहुत सारे में चर्बी चढ़ी। ये सिस्टम बदलना था, जब मैंने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, सबने मिलकर मुझे कहा कि ये नहीं हो सकता। मैंने कहा तो मैं दूसरा ऑफिसर दूंगा। जब मैं गया, नियमित और अतिवृष्टि हुई, मैंने कहा हफ्ते भर में आपको मुआवजा मिलेगा। मैंने देखा, मैं वापस आया, मैंने कहा हफ्ते भर में इनको मुआवजा मिलना चाहिए। अधिकारी मुझे कहते कि हमको सर्वे कराएंगे, पटवारी करेगा, तहसीलदार करेगा। मैंने कहा मैं सर्वे करके आया हूं, आप अपने पटवारी तहसीलदार के सर्वे से नहीं जानता। 7 दिन में अगर आपका मुआवजा नहीं कटा, मैं आपके कमरे में ताला लगा। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। इसके और पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कृष्णा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं विधानसभा चुनाव के, वैसे वैसे ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। आज कोरी कोली समाज के समन्वय प्रांतीय सम्मेलन जो हुआ था, उसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उसे संबोधित किया था, और उन्होंने कहा है कि जो टिकट की मांग की जा रही है उसमें सर्वे कराया जाएगा और फिर उसके बाद टिकट वितरित की जाएगी, जबकि समाज का मांग है कि 8 से 10 टिकट उन्हें मिलना ही चाहिए। तो क्या इसमें कुछ बात फंसती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल देवेंद्र जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और वो कहीं ना कहीं पीसीसी में लगातार समाजों के प्रकोष्ठों के मोर्चों के बैठक लगातार किए जा रहे हैं, और कमलनाथ स्वयं उन बैठकों में सम्मिलित होते हैं। हालांकि समाजों की ओर से टिकटों की जरूर मांग होती है, लेकिन जो कमलनाथ का दावा है, कमलनाथ का कहना है कि हम लिस्ट बनाएंगे और आप अपने लिस्ट हमें दीजिए, और उस लिस्ट पर सर्वे कराया जाएगा, और सर्वे के बाद ही किसी भी समाज को टिकट दिया जाएगा। निश्चित रूप से कमलनाथ का इशारा है कि जो जिताऊ प्रत्याशी है मध्य प्रदेश में विधानसभा में, उसे ही टिकट दिया जाएगा। आपकी मांग पर तभी विचार होगा जब वो जीतने लायक प्रत्याशी होगा, और आज यही बात कमलनाथ ने कोरी कोली समाज की बैठक में कहा है कि लिस्ट बनाकर हमें दे दीजिए, हम सर्वे कराएंगे, और सर्वे के बाद ही फाइनल हो पाएगा कि क्या वो जिताऊ प्रत्याशी है, क्या उसे टिकट मिलना चाहिए या नहीं। निश्चित तौर से जो कोरी कोली समाज के प्रदेश अध्यक्ष थे रघुवीर सिंह कोली, उन्होंने भी इस बात की ओर इशारा किया
कि 8 से 10 टिकट उन्हें चाहिए और ज्यादा जहां बाहुल्य समाज के लोग हैं उन्हें टिकट दिया जाए। हालांकि कमलनाथ पर विश्वास जताते हुए उन्होंने जरूर कहा कि वह कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की तरह वह काम करेंगे। यदि कमलनाथ समझेंगे कि जिताऊ प्रत्याशी हैं तो टिकट मिलेगा, नहीं भी टिकट मिलेगा तो सब कांग्रेस के साथ हैं। निश्चित तौर से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कहें कि जो पूरे मध्य प्रदेश में मुहिम चल रही है उस पर निश्चित रूप से कमलनाथ की नजर है और वो लगातार सर्वे करा रहे हैं और सर्वे के बाद ही टिकट का वितरण होगा। जी कृष्णा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कोली समाज है, इनकी संख्या कितनी है और किन किन क्षेत्रों में इससे पहले जो है कोली समाज को टिकट दिया गया था और वो विजयी हुए थे? क्या स्थितियां हैं पहले की? देखिए, मध्य प्रदेश में करीबन 50 लाख से ज्यादा इनकी संख्या है। मालवा अंचल में सबसे ज्यादा है, उसके बाद बुंदेलखंड अंचल में है कोली समाज के। लेकिन कोली समाज का यह आरोप जरूर रहा है कि उन्हें जितने टिकट चाहिए टिकट मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए लगातार टिकट की मांग तो करते हैं लेकिन टिकट मिल नहीं पाई अभी तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए कृष्णा शर्मा। तो कुल मिलाकर के सोशल इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस और हर समाज के लोगों को जोड़ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा। रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विकास तीर्थ के आयोजन टिफिन बैठक में कार्यकर्ताओं से 2024 और नगर निकाय के चुनाव को लेकर चर्चा की है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम संपर्क से समर्थन के तहत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विशिष्ट व्यक्तियों से संपर्क किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 2024 के लिए उनका समर्थन मांगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 9 साल में जहां केंद्र सरकार ने विकास को लेकर नए आयाम स्थापित किए हैं, अवसर की सियासत के महारथी 9 साल हुए और 9 साल के अंदर मोदी के नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की की है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी सैनिक ताकत है। जहां पहले हम विदेशों से खाद्यान्न का आयात करते थे, आज 100 से अधिक देशों को आयात की जगह निर्यात हम कर रहे हैं। इसी प्रकार जहां विदेशों से हम हथियार लिया करते थे, 70 से अधिक देशों को हथियार देने का काम हम कर रहे हैं। कोविड काल के अंदर जहां देश में 2 अरब 25 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम इस सरकार ने किया, वहीं 70 से अधिक देशों को फ्री टीका भी जो है भारत ने दिया। और रिकॉर्ड समय में, अगर आपको ध्यान होगा, पोलियो का टीका बनाने में भारत को 40 साल लगे थे। रिकॉर्ड 9 महीने के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी दिशा निर्देशन में कोविड का टीका बनाया। तो लगातार 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में केंद्र सरकार लगी हुई है, माफ कीजिएगा बीजेपी लगी हुई है और इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को जगह जगह जाकर के लोगों में ये बैठक करके ये बताया जा रहा है कि उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। इसी कार्यक्रम के तहत टिफिन बैठक में कार्यकर्ताओं से 2024 और नगर निकाय के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुनील, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो टिफिन बैठक मसूरी में आयोजित की गई मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में, इस टिफिन बैठक में क्या कुछ कहा गया है? कि देखिए, अगर बात करी जाए देवेंद्र, तो यहाँ पर मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिफिन पे चर्चा करी है और यहाँ पर अगर बात करी जाए तो नगर निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरा मंथन किया गया है। जहाँ पर केंद्र की जो 9 साल की सरकार है उसके द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही है उसको जन जन तक पहुंचाने का आह्वान यहाँ पर किया गया है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा अभियान यहाँ पर चलाया गया, जिसको लेकर खुद स्वयं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी लोगों के घरों में गए हैं और लोगों को योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। वहीं अगर टिफिन पे भी चर्चा की गई, कर्ता को क्या है कि जितनी भी जन कल्याण
जाए। वहीं अगर प्रदेश सरकार की बात करी जाए तो प्रदेश सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, खासकर पुष्कर सिंह धामी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात यहाँ पर की जा रही है, नकल कानून यहाँ पर बनाया गया है, वहीं धर्मांतरण कानून जो जिस तरीके से सख्त किया जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर अब चर्चा की जा रही है और 2024 को लेकर यहाँ पर अब कमर कस ली गई है। जी सुनील, एक बात हमारे समझ में नहीं आती है और शायद हमारे दर्शकों को भी समझ में ना आ रही हो, इसे स्पष्ट कीजिए कि लगातार अपने कार्यों को गिनाने के लिए जा रही है, जो भी विकास के कार्य किए हैं ये सरकारें जो हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये गिनाने के लिए लोगों के बीच जा रही हैं। जिन योजनाओं का, हमारे कहने का तात्पर्य है कि जिन योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है उससे तो अवगत होंगे ही, तो क्या सरकार मान रही है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, कि हमारी योजनाएं सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं और हमें उनको बताना है? जी सुनील। शीर्ष नेतृत्व जो जा रहे हैं और अपनी योजनाओं को गिनवा रहे हैं, तो उससे तो साफ है कि योजनाओं का लाभ यहाँ पर जनता को नहीं मिल पा रहा है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने एक रणनीति बनाई है और वो कोशिश कर रही है कि जो जन कल्याणकारी योजना है जिससे जनता को लाभ मिल सके, उसको लेकर वो जन जन के पास जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए सुनील तोमर। तो कुल मिलाकर के बैठकें जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल का ब्यौरा जो है लोगों के बीच पेश किया जा रहा है और इसी क्रम में मसूरी में भी यह पेश किया गया। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे सुनील तोमर। रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। अवसर की सियासत के महारथी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बेटे की शादी के बाद सियासी अंगड़ाई ली है। वाराणसी स्थित ओपी राजभर का आवास मंगलवार को प्रदेश में भविष्य की सियासत का प्रमुख केंद्र बन गया। उन्होंने घर पर पक्ष व विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा लगाकर सियासत में अपनी ताकत का एहसास कराया। साफ संदेश दिया कि मिशन 2024 में किंग मेकर बनकर उभरेंगे। हर राजनीतिक दल उनके साथ पाने को बेताब रहेगा। मौका भले ही राजभर के बेटे के विवाह के बाद आशीर्वाद समारोह का था, लेकिन भाजपा नेताओं की मौजूदगी ने सियासी गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया। ओम प्रकाश राजभर को साथ लाने में भाजपा अपना फायदा देख रही है, लेकिन उनकी शर्तों में बंधने को तैयार नहीं है। फिलहाल ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 2024 के आम चुनाव से पहले ओपी राजभर अपने लाव लश्कर के साथ एक बार फिर भाजपा के सहयोगी बन जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ओपी राजभर के बेटे की शादी में जो भाजपा नेताओं और विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा देखा गया, हालांकि आशीर्वाद का कार्यक्रम था, आशीर्वाद देने का कार्यक्रम था, लेकिन जो सियासत देखी उसमें 2024 के आम चुनाव के रूप में किस प्रकार से देख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को? जी देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि क्योंकि राजभर भी पहले एनडीए में रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में भी रहे हैं वो, लेकिन बीच में एक वातावरण कुछ ऐसा बना, उनको लग रहा था कि शायद एनडीए जीत नहीं पाएगा उत्तर प्रदेश में और वो छोड़ करके समाजवादी पार्टी से मिल गए थे। तो लेकिन अब जो हश्र हुआ है समाजवादी पार्टी का और दूसरे विपक्षों का योगी जी के सामने, वो सब के सामने। तो पिछले 1-8 वर्ष से अगर आप देखेंगे तो राजभर भी अपनी राजनीतिक भूमि को तलाशने में जुटे हुए हैं। बीच में क्योंकि जब वो समाजवादी पार्टी के समीप गए थे तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मैं हिंदू नहीं हूँ। उन्होंने मंदिर निर्माण का भी जो प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था उसका भी उन्होंने नकारात्मक टिप्पणियां की थी, जो भी कुछ सारा का सारा इतिहास है। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से उत्तर मध्य और पश्चिम भारत में कहीं ना कहीं सांस्कृतिक पुनर्जागरण की जो बात मजबूत हुई है, ऐसी स्थिति में ये जो छोटे छोटे राजनीतिक दल है जो सिद्धांत के बजाय केवल सत्ता में जुड़े रहने की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को लगता है कि किसी जुड़ करके हम फिर कोई स्थान पा लें। तो मैं समझता हूँ अगर आप पिछले 6-8 महीने में राजभर जी की गतिविधियों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो एक कदम पीछे हट करके और भाजपा के आसपास जो चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ इसीलिए उन्होंने शादी में भाजपा के विशेषकर केशव मौर्य जी को उसमें विशेषकर आमंत्रित किया, क्योंकि केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश में कहने के लिए तो वो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन संगठन की दृष्टि से वो जो
ओबीसी और सेवा वर्गों को जोड़ने के, नेताओं को जोड़ने का काम केशव देव मौर्य जी के पास है। तो उसी दृष्टि से उन्होंने उनको बुलाया और इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते कि आने वाले समय में वो एनडीए के साथी हो जाएं, या मान लीजिए अगर साथी ना भी हो तो दूर से समर्थन और विरोध पर कुछ सीटों पर कुछ समझौता हो जाए। जी रमेश शर्मा जी, एक सवाल और उठ करके खड़ा होता है कि इस तरह की राजनीति करने वालों का जो चरित्र है वो सबके सामने उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में आ गया है, खासकर ओपी राजभर का, कि अवसर की राजनीति करते हैं। ऐसे में जनता इनके साथ कितना जाएगी ये समझ से परे है। हालांकि इनके समाज के लोग इनके साथ जा सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि अपने समाज के नेता हैं वो, लेकिन अदर लोगों का झुकाव क्या इनकी तरफ होगा? और जो पार्टियां इनको अपने साथ मिलाएंगी तो क्या उनके अवसर और इनका जो भी उपयोग करके इन्हें अलग नहीं कर देंगी बाद में? कोई शक नहीं, जैसा आपने कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति ज्यादातर, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी की हो, अखिलेश यादव जी की हो या राजभर जी की भी हो, ये सारी कहीं ना कहीं जातियों के आसपास ज्यादातर इसमें सिमटी, या टिकैत जी की भी हो, ये कहीं ना कहीं जातियों के आसपास ज्यादा सिमटी हुई हमको देखने को मिलती है। तो इनका समाज जो है इनके साथ रहता है, इनके समाज का एक बड़ा वर्ग इनके साथ रहता है, अन्य समाजों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो समझौते किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए एनडीए में अगर समझौता होता है या कांग्रेस में अगर समझौता होता है, तो ये लोग तो इसी बात को ध्यान में रख करके समझौता करते हैं कि इनके मिल जाने से 1%, आधा प्रतिशत, 2% उस एरिया में उनकी समाज का कितना वोट है। जैसा कि अगर आपने राजभर जी को देखा होगा तो जब उन्होंने समाजवादी पार्टी से समझौता किया था विधानसभा चुनाव में, तब कुल 17 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो 17 में से 7 या 8 सीटें उन्होंने जीत ली थी। तो कहीं ना कहीं ये जो गणित है 6, 7, 8 सीटों का, ये गणित कहीं ना कहीं विधानसभा में काम करेगा और लोकसभा चुनाव में वोट के प्रतिशत के रूप में काम करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए रमेश शर्मा जी। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक तरह से फिर ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया शगुफा बेटे के विवाह यानी कि आशीर्वाद के समय छोड़ दिया है और अपनी राजनीतिक ताकत को दिखा दिया है। हो सकता है कि एनडीए में पुनः वापसी हो जाए। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।